मतलब आपका ज्यादातर देश तो गरीब ही है, मतलब खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे वो। अभी आपको जादू करके दिखाता हूँ, एक पेड़ डालेंगे एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस को। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज लिख सकता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर सकता हूँ। लेकिन फिर 10-12 साल बाद आप जाकर के स्कूल को कहोगे कि हमारे स्कूल ने तो हमें बताया ही नहीं कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज होता है। तो मीडियन ने हमारी आंखें खोल दी। मीडियन ने ये बताया कि बेटे तुमने जो तमीजियां करी हैं, तुमने जो दीवानापन दिखाया है ना इकोनॉमिक पॉलिसी में, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके देश में आपका देश बर्बाद हुआ पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो जो अमीर है उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी है, दुश्मनियां नहीं है हमारी किसी के साथ भी। जो सिस्टम सही से चलना चाहिए हम वैसे चलाएंगे। और ये सारा डाटा हर देश के प्रधानमंत्री के आगे जा रहा है। तो जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहते हो या चाय वाला कहते हो तो एक निगाह जरा अपने ऊपर मार लिया करो। ये लेक्चर आप शायद ध्यान से सुनोगे भी नहीं, लेकिन वो ये स्टैटिस्टिक्स हर रोज पढ़ रहे हैं बेटे। उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें अनपढ़ नहीं बोल सकते आप। तो इसलिए आज आपका स्कूल आपको ये बता रहा है कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज होता है। और अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब जटरी चढ़ाई है पूरी। यो 10th क्लास, तो कैसे हैं आप? लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया था। आप कहोगे सर 2 लेक्चर कैसे, वो तो 3 थे। वो 3 इसलिए करने पड़े क्योंकि 22 मिनट से ज्यादा लेंथ का जब हम लेक्चर अपलोड करते हैं तो YouTube कहती है पहले अपना चैनल वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई होने में टाइम लग रहा है। इसलिए हमने वो लेक्चर जो लेंथ ज्यादा का था उसके 2 पार्ट्स बना दिए, 20 मिनट्स का एक और 18 मिनट्स का दूसरा। तो इसलिए हमारे पास जहाँ पे 2 लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के बनने थे वो 3 बन गए। और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट है। हमने आपसे कहा था कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमारे साथ कांटेक्ट करना, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने कांटेक्ट नहीं किया, जिसका तात्पर्य ये निकाला जा सकता है कि शायद आपको कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है अगर आपको दिक्कत आई भी होगी तो आप कहोगे नहीं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेक्चर देखेंगे ही नहीं तो उन्हें दिक्कत ही क्या आएगी। चलिए कोई बात नहीं, आप देखो या ना देखो, हम अपना कर्तव्य यहाँ पे करते रहेंगे। अगर कभी आपके मन में चेतना आ जाए कि आपको भी काम करना चाहिए, आपको भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, तो आप भी शायद देख लो। इस आस में हम ये लेक्चर आज बनाएंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी के बाद अगला चैप्टर जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसे शुरू करेंगे। स्टैटिस्टिक्स शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आज एक्सरसाइज 14.1 है, 14.1 शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर को नाम से पकड़ना, जैसे कि हमारी अप्रोच हमेशा से रही है, वही किया जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज लिख सकता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर सकता हूँ और आपको सिखा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो आ जाएंगे, लेकिन फिर 10-12 साल बाद आप जाकर के स्कूल को कहोगे कि हमारे स्कूल ने तो हमें बताया ही नहीं कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज होता है। तो इसलिए आज आपका स्कूल आपको ये बता रहा है कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज होता है। ठीक है जी, चलिए। स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैथमेटिक्स की वो वाली ब्रांच जो हमें डाटा को कलेक्ट करना, उसे अरेंज करना, उसे एनालाइज करना और उसे इंटरप्रेट करना सिखाती है। आप कहोगे सर ये चारों के चारों शब्द तो इंग्लिश वाले हो गए, सही से समझाइए। चलिए समझिए। डाटा को कलेक्ट करना तो आपको पता ही है ना, डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, मतलब डाटा इकट्ठा करना। उसे इकट्ठा करने के बाद कुछ इस तरह से अरेंज करना जैसे कि जिस तरह से हम उसे आसानी से देख पाए। आसानी से देखने के बाद उसे एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब है कि उस डाटा के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन छिपी हुई है उसे समझना, और उसे समझने के बाद इंटरप्रेट करना, मतलब अपनी एक अवधारणा बनानी कि हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें रिवील हुई है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे एक्टिविटीज ग्राउंड लेवल पे कंडक्ट करना चाहते हैं, क्या वैसे ही एक्टिविटीज कंडक्ट हो भी पा रही हैं या नहीं। और अगर तो हो पा रही है फिर तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रही तो हमें कौन कौन सी चेंजेस करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हमें स्टैटिस्टिक्स करना सिखाती है। आप कहोगे सर इतना मजा नहीं आया, मतलब इतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अच्छे से समझाएंगे। एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है जी। मान लीजिए आप एक देश के प्रधानमंत्री हो और ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रखेंगे आपके देश में, क्योंकि अगर ज्यादा पॉपुलेशन रख दी तो आपके लिए एग्जांपल समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप एक देश के प्रधानमंत्री हो, उसका नाम जैसे आपका फेवरेट देश मुझे लगता है नॉर्वे होगा। मान लीजिए नॉर्वे के प्रधानमंत्री होगा, ठीक है जी, हाँ जी। और आपके देश में मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग हैं। 10 लोग सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके देश में ये 10 लोग हैं।
अब आप ये देखना चाहते हो कि हमारी कंट्री के लोग फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, मतलब उनकी इनकम कितनी है, कितने के पैसे वो कमा लेते हैं। फिर उस हिसाब से आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, उस हिसाब से आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, वो सारा कुछ बनाओगे, वो आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना देखिए, मान लीजिए जो फर्स्ट पर्सन आपकी कंट्री में रह रहा है उसकी इनकम है 100 रुपीज, सेकेंड इसकी भी इनकम 100 रुपीज, जो थर्ड है उसकी इनकम 80 रुपीज, 4 वाले की 120, फिफ्थ की 90, सिक्स्थ की 110, जो सेवंथ पर्सन है उसकी इनकम 95, एट्थ पर्सन की 105 और नाइन्थ की 85, टेंथ की 115। आप कहोगे सर ये तो बहुत कम इनकम है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कम है तो कोई बात नहीं, ये सारी इन सब की इनकम है। अब आप ये सारी इनकम देख रहे हो, अब ये 10 लोग हैं तो आप हर एक की इनकम देख सकते हो, लेकिन अगर असल में जब आप कंट्री के प्रधानमंत्री बन जाओगे तो 10 लोग तो नहीं होंगे, आपकी कंट्री में तो करोड़ों लोग होंगे, तो करोड़ों की इनकम ऐसे देखने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर देख भी लोगे तो याद भूल जाएगी किसकी कितनी थी। तो इसलिए इस डाटा को पहले अरेंज कैसे करना है वो सीखिए। आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया, अब देखिए अरेंज कैसे करना है। आप कहोगे कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके साथ मुझे सबकी इनकम ना देखनी पड़े, मुझे आइडिया हो जाए कि किसी भी एक पर्सन को अगर मैं रैंडमली यहां से उठा लूं तो मुझे आइडिया हो कि इसकी इनकम कितनी की होगी। यही आप कहोगे, क्योंकि अगर हर एक की इनकम देखने लगो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप यही कहोगे ना कि किसी भी एक पर्सन को अगर मैं रैंडमली यहां से उठा लूं बिना देखे तो उसकी इनकम कितनी की होगी, मुझे इस चीज का आइडिया चाहिए। तो फिर मैथमेटिशियंस आएंगे, कहते कोई बात नहीं सर अभी आपको आइडिया देते हैं। वो कैसे देंगे? वो इन सब का मीन निकाल लेंगे, मतलब इन सब की एवरेज निकाल लेंगे। और एवरेज का मतलब क्या है कि अगर आप जब किसी को भी एक रैंडमली पर्सन को उठाते हो तो उसकी इनकम कितनी की होगी, ये एवरेज बोलते हैं। ठीक है, ये देसी तरीका है बताने का। बाद में डेफिनेशन जो अंग्रेजी तरीका है उसके साथ भी आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले देसी तरीके से समझिए। चलिए, इन सब की एवरेज निकालने का तरीका क्या है जी? इन सबको प्लस कर लीजिए। इन सबको जब आप प्लस करोगे 115, 85, 105, ये सारे के सारे प्लस होकर के आपके पास 1000 आ जाएगा। इसे हम इंग्लिश तरीके में क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन थी, पहले की इनकम 100, दूसरी की इनकम 100, तीसरे की 80, ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस आई थी। इन सबको प्लस कर लिया, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल कितने आदमी हैं, टोटल कितने थे 10, डिवाइड कर दिया 10 से। 1000 को डिवाइड किया 10 से, कितना आ जाएगा? 100। तो 100 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कि जब आप किसी भी पर्सन को रैंडमली उठाओगे तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी इनकम 100 होगी। या फिर आप कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज किसी भी एक पर्सन की इनकम जो है वो 100 के आसपास है। अगर आप आइडिया लेना चाहते थे कि ऑन एन एवरेज किसी भी पर्सन को अगर हम रैंडमली उठाए तो उसकी इनकम कितनी के आसपास होगी, तो उसकी इनकम 100 के आसपास होगी। सबसे ज्यादा चांसेस 100 के हैं। इसे हमने क्या बोला? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन को डिनोट कैसे करते हैं? एक्स के ऊपर बार देखते इस तरह से। अब अभी के लिए अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है या नहीं भी नोट किया कोई बात नहीं, बाद में करवा देंगे, फिलहाल के लिए समझिए। अब आपके पास 100 मीन आ गया। अब अगर इससे तो क्या ही हो गया, मीन मतलब कलेक्ट कर लिया मीन, इसके बाद क्या हो जाएगा? अब आप डाटा को इंटरप्रेट और एनालाइज कैसे करोगे वो सीखिए। अरेंज कर लिया जी, कलेक्ट भी कर लिया, अब एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करना है। अब आप अपने इकोनॉमिक जो आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं कंट्री में, उनके साथ बैठोगे मीटिंग पे। आप कहोगे अच्छा ऑन एन एवरेज एक पर्सन की इनकम 100 रुपीज है, ठीक है, खर्चे बताओ इनके कितने हैं, देश में रहने के लिए कितने खर्चे, इनके बच्चों की फीस कितनी जाती है, इनका बिजली का बिल, इनका पानी का बिल, इनका गैस का बिल कितना आता है, इनकी गाड़ी पे ऊपर कितना खर्चा होता है, और फिर बाकी और खर्चे जो ग्रोसरीज वाले खर्चे होते हैं सारे मिला करके आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे सर सारे खर्चे अगर हम निकाल दें तो 75 रुपीज आते हैं। मतलब एक महीने में वो कमा 100 रुपीज रहे हैं और खर्चे 75 रुपीज है। आप कहोगे ठीक है, खर्चे तो पूरे हो गए, इसके बाद और बताओ मुझे जो बाकी के 25 रुपीज बचे उनका ये क्या कर रहे हैं? वो कहेंगे सर ऑन एन एवरेज 25 रुपीज जो बाकी बचते हैं उनमें से 10 रुपीज जो है ये इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि इनका फ्यूचर सिक्योर रहे, और जो 15 रुपीज है ये स्पेंड कर देते हैं, ये खर्च कर देते हैं। मतलब किसी को कोई वॉच खरीदनी होती है सर, किसी को आईफोन खरीदना होता है, फिर किसी को लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी चीजें खरीदनी होती है, किसी को एडिडास के शूज ही खरीदने। सर ये सारी चीजें अपने मतलब खुश रहने के लिए जो इन्हें लगता है चीजें चाहिए ये उन पे स्पेंड कर देते हैं। तो फिर आप पूछोगे अच्छा खुश हैं क्या लोग मेरे देश के? वो कहेंगे हाँ जी सर ज्यादातर तो खुश ही हैं, उनके खर्चे भी पूरे हो गए, इनकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, और जो इनकी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है वो भी कर पा रहे हैं, तो खुशी है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स पे हमारा देश सर पहले 10 देशों में आता है।
चलिए आप कहोगे ठीक है, फिर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक चल रही है, अच्छे से चल रही है, ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा एक देश को होना चाहिए। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। ऐसे बहुत कम देश है जहाँ पे ऐसे होता है। नॉर्वे में ऐसे होता है, स्वीडन में, डेनमार्क में, वो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां पे ऐसे होता है। लेकिन अब आपको आते हैं रियलिटी चेक देने, इंडिया में कैसे होता है, अफ्रीका में कैसे होता है, अब वो बताते हैं। ये था आपके पास मीन, ठीक है जी। मीन ने आपको ऑन एन एवरेज ये बता दिया कि एक पर्सन की इनकम कितनी होगी। अगर आप किसी को भी रैंडमली उठाते हो तो कितने चांसेस है कि उसकी इनकम कितनी होगी, क्योंकि आप सबको नहीं देख सकते इसलिए, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज आती है आगे, देखिए अभी आपको जादू करके दिखाता हूं एक। अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सबकी इनकम लगभग 100 के आसपास ही है। हमारा मीन 100 आया था, इसका एक मतलब ये भी है कि मीन वो वाली वैल्यू है जिसके आसपास सारी की सारी वैल्यूज लाई करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले दो तो है ही 100, ये 80 100 के आसपास, 120 90 110 95 105 85 115, ये सारे के सारे 100 के आसपास ही लाई करते हैं। तो मीन का एक मतलब ये भी है कि मीन वो वाली वैल्यू है जिसके आसपास बाकी की सारी वैल्यूज लाई करती हैं। और जब मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, यहीं से एक नया कलेश शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी वैल्यूज जो होती हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो मीन के आसपास लाई नहीं कर रही होती। आप कहोगे सर वो कैसे? मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन की इनकम जो हमने 100 लिखी थी, ये 100 नहीं है। और ऐसा होता है असल में, आप ये मत समझना कि सर अपनी तरफ से एग्जांपल्स दे रहे हैं। ऐसा असल में होता है, ये मैं अभी के अभी प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। देखिए फर्स्ट पर्सन की इनकम मान लीजिए 20, इसकी भी 20 20 20, ये सबकी इनकम लगभग सेम ही है। जैसे मजदूरों की इनकम लगभग सेम ही होती है ना, ऐसे ही इन सबकी इनकम भी लगभग सेम ही है। और जो लास्ट में जो 9th पर्सन है, इसकी इनकम 420, ये इसकी भी इनकम 420, ठीक है जी। अब 8 लोगों की इनकम 20 रुपीज है, और जो लास्ट वाले दो हैं उनकी इनकम 420 रुपीज है। अब देखिए, अब इनका मीन निकालिए। कैसे निकालेंगे? इन सबको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सबको प्लस कर लीजिए। 420 प्लस 420 840, 840 में ये सारे प्लस हो गए, 160 और प्लस हो गए, मतलब हमारे पास 1000 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितनी है? 10 डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले पहले आपको ये याद हो जाए। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। मीन तो फिर से 100 रुपीज आ गया। मीन के अकॉर्डिंग, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए थी कि ज्यादातर पर्संस की इनकम 100 के आसपास लाई करती है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो 100 के आसपास तो किसी की भी इनकम लाई नहीं करती। ये बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जिनकी इनकम 20 रुपीज है। खर्चे कितने थे हमारे? 75 रुपीज। इनसे तो खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे, इनके पास तो खाना भी नहीं है खाने के लिए, और ये 420 रुपीज कमाए जा रहे हैं एक महीने में। इनके खर्चे कितने थे? 75। वो सारा कुछ अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर करके अगर 100 रुपीज भी मान लें तो फिर भी इनके पास तो 320 रुपीज, जितना इनका खर्चा है 3 गुना ज्यादा इनके पास तो बच रहा है। तो मतलब ये सुपर रिच हो गए, बहुत ज्यादा अमीर हो गए, और ये बहुत ज्यादा गरीब हो गए। ऐसा देश तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? अभी तो मैं लोग ही 10 हैं तब पता चल गया, लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा हमें? जब करोड़ों लोग हो जाएंगे फिर कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैथमेटिशियंस ने एक नया फॉर्मूला डिराइव किया, एक नई टर्मिनोलॉजी डेवलप करी। उस टर्मिनोलॉजी का नाम है मीडियन। अब आपको दिखाते हैं मीडियन क्या होता है। देखिए, मीडियन वो चीज है जो ऑब्जर्वेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मीडियन कहता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास है, अगर तो वो ऑड है तो बीच वाली कंसीडर कर लो, और अगर इवन है तो बीच वाली 2 कंसीडर कर लो। लेकिन ये करने से पहले आप सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। पहले डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, फिर इसे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और हमने इस एग्जांपल में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है डाटा, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद मीडियन क्या कहता है कि अगर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मिडिल वाली कंसीडर कर लो, और अगर इवन है तो मिडिल वाली 2 कंसीडर कर लो। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 10 है, तो मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो हम मिडिल वाली 2 ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करेंगे। वो कौन सी है? 5th एंड 6th। 5th ऑब्जर्वेशन कितनी? 20। 6th कितनी? वो भी 20। मीडियन कहता है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमने ये 2 कंसीडर करी थी, इन दोनों का सम कर दिया,
जिनका जितना इनका नंबर था उनके साथ डिवाइड कर दिया, मतलब मीन ही निकाल लिया। हाँ, मीडियन के अकॉर्डिंग हमने मिडिल वाली दो टर्म्स का मीन निकाल लिया। कितना आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास मीडियन आ गया, मीडियन आ गया 20। अब आप कहोगे सर हाँ जी निकाल लिया मीडियन 20, अब क्या फायदा हो गया? अभी दिखाता हूं फायदा क्या हो गया। मीडियन जो होता है वो हमें ये बताता है कि आपके देश में आधे लोगों की इनकम 20 से कम है और आधे लोगों की इनकम 20 से ज्यादा है। मीन के अकॉर्डिंग हमें क्या लग रहा था कि सबकी इनकम 100 के आसपास है, लेकिन जब हमने मीडियन निकाला तो मीडियन ने हमारी आंखें खोल दी। मीडियन ने ये बताया कि बेटे तुमने जो बदतमीजियां करी हैं, तुमने जो दीवानापन दिखाया है ना इकोनॉमिक पॉलिसी में, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके देश में आपका देश बर्बाद हुआ पड़ा है। आधा देश तो 20 रुपए कमा रहा है, उसके पास तो खर्चे पूरे करने के भी पैसे नहीं है, और आधा देश है जो 20 रुपए के ऊपर जा रहा है। तो आधा देश जो 20 रुपए कमा रहा है, जिसके पास खर्चे पूरे करने की भी ताकत नहीं है, फिर आप कहोगे आप प्रधानमंत्री, आप कहोगे अब क्या करें, इकोनॉमिस्ट से पूछोगे, तो फिर आपके इकोनॉमिस्ट जो है वो आपको सलाह देंगे। वो कहेंगे सर इनके जो खर्चे पूरे नहीं हो रहे ना, इनके खर्चे पूरे करने की जिम्मेदारी अपने से लीजिए। आप कहोगे वो कैसे? सर सबसे पहले तो इनकी जेब में पैसा डालिए। आप कहोगे वो कैसे? कि सर सबसे पहले तो इन्हें रोजगार दीजिए, इनके पास काम ही नहीं है करने के लिए, बेचारों के पास पैसा आएगा भी कैसे? सर इनके पास रोजगार दीजिए। आप कहोगे वो कैसे? आप वो कहेंगे सर ये अनस्किल्ड लेबर है, इनके पास कोई भी स्किल नहीं है, सर आप इन्हें ऐसा काम दो जो ये कर पाए। अनस्किल्ड लेबर क्या होती है? सर इनसे घास फुटवा लो, सर इनसे जो गांव में तालाब होते हैं वो साफ करवा लो, सर इनसे पेड़ लगवा लो। ठीक है, तो फिर सरकार एक स्कीम लेके आई, जिस स्कीम का नाम हमने मनरेगा स्कीम रखा। मनरेगा स्कीम के तहत साल के आधे दिन जो लोग बेरोजगार गांव में घूम रहे हैं उन्हें काम दिया जाएगा। मतलब एटलीस्ट आधा साल तो वो काम करें, आधा साल वो काम करेंगे, उनकी जेब में पैसा जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपनी दवाई दारू कर लेंगे वो। हाँ जी, उसके बाद सर इनके बच्चों के पढ़ने के लिए जो सरकारी स्कूल है वहां पे फीस सस्ती करी जाए। सर इनके बच्चों को खाने के लिए सरकारी स्कूल है वहां पे मिड डे मील स्कीम दी जाए। सर इनके बच्चों के पहनने के लिए कपड़े नहीं है, स्कूल में यूनिफॉर्म भी दी जाए। सर पढ़ने के लिए किताबें का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, सर किताबें भी फ्री दी जाए। तो ये सारी स्कीम्स ऐसे बनती हैं। और इसके बाद अगर और आगे जाओ, सर ये जब बीमार हो जाते हैं, इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, बीमारियां और ज्यादा फैलती रहती हैं, सर इनका इलाज करवाने का खर्चा आप अपने ऊपर लीजिए। आप कहोगे वो कैसे? सर एक आयुष्मान भारत नाम की स्कीम लॉन्च करिए। इस स्कीम के तहत जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम 20 रुपए के आसपास है, सर इनका अगर 5 लाख तक का खर्चा साल के अंदर होता है बीमारियों के ऊपर, तो वो सारा आप पे करिए। ये किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के बैठ जाएं, अगर वो खर्चा 5 लाख के अंदर अंदर 1 साल तक हो गया तो वो सारा खर्चा आप पे करोगे। और हॉस्पिटल को ये सिक्योरिटी दी जाए कि इनका जो जब ये इलाज करवाने आए तो इनका इलाज कर देना, इनका बिल हम देंगे, सरकार देगी बिल। तो आप कहोगे ठीक है, हमने इनका बच्चों के भी पढ़ा दिए, हमने इनको काम भी दे दिया, हमने इनका ये जो खर्चा था ये वाला हॉस्पिटल वाला ये भी उठा लिया। ठीक है, इतना अगर हम कर देंगे तो ये काफी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आपने आधा देश तो थोड़ी हद तक सिक्योर कर दिया, लेकिन मीडियन में एक और ड्रॉबैक आई हमारे सामने। मीडियन ने हमें ये तो बता दिया कि आधे देश की इनकम तो 20 से कम ही है। मीडियन ने हमें ये नहीं बताया कि जिस आधे देश की इनकम 20 से ज्यादा है वो 20 से कितनी ज्यादा है, 20 से कितनी ज्यादा है। अब यहाँ पे तो 3 ही ऑब्जर्वेशन है, हम देख पा लेंगे, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन जब करोड़ों में हो जाएंगे फिर हम नहीं देख पाएंगे। तो 20 से कितनी ज्यादा, क्या 21 है, क्या 22 है, या फिर 100 के आसपास है, या फिर 420, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। तो इसके बारे में हमें आइडिया हो, इसके आगे मैथमेटिशियंस ने एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, उसे हम कहते हैं मॉड। मॉड, उसके स्पेलिंग क्या है? MODE, MODE। मॉड का मतलब क्या है? मॉड हमें ये बताता है, ध्यान से सुनना, मॉड हमें ये बताता है कि कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मॉड का मतलब वो वाली ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब आप यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है? 20, 20, 20, 20, 20, 20 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब मॉड कितना आ जाएगा? 20। आपको ये पता चल गया कि मेरे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 20 रुपीज है, मतलब आपका ज्यादातर देश तो गरीब ही है। हम खर्चे कितने थे? 75, मतलब खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे वो। आपको ये पता चल गया कि मेरा ज्यादातर देश गरीब है, तो फिर आप वैसी ही इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाओगे। तो फिर आप अपने इकोनॉमिस्ट से कहोगे
कि ये जो ज्यादातर गरीब लोग हैं, इनमें मैं जो ये सब कुछ बांट रहा हूँ फ्री में, तो मेरे पास भी तो पैसा आना चाहिए। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? मैं ज्यादातर लोगों को तो फ्री में ही सारी चीजें बांट रहा हूँ। तो फिर वो कहेंगे सर ये जो ज्यादा एक्स्ट्रा रिच लोग हैं ना, 420 कमा रहे, सर इन्हें ज्यादा टैक्स लगाइए और इन्हें टैक्स ना लगाइए। तो फिर सरकार ऐसे पॉलिसीज बनाती है, जो जितना ज्यादा अमीर होता जाएगा उसे उतना ज्यादा टैक्स लगाते जाएंगे। जब आप शार्क टैंक देखते हो तो शार्क टैंक में अशनीर ग्रोवर जब आपको ये कहते हैं कि सरकार पूरे देश को एक जैसा टैक्स लगा दे, इससे सरकार की टैक्स कलेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी और सरकार ज्यादा बांट पाएगी, ज्यादा खर्च कर पाएगी, तो आपने बहुत तालियां बजाई। इस रील के ऊपर बहुत से लाइक्स भी आए, मिलियंस में लाइक्स आए। आपको लगा क्या क्या, वाह भाई वाह, क्या बात कही है अशनीर ग्रोवर में, सरकार को तो पूरे देश को एक जैसा टैक्स लगाना चाहिए, इससे सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन बेटे उन्हें ये नहीं पता कि जो आदमी अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा वो क्या टैक्स पे करेगा। ये 420 कमाने वाले को अगर आप 100 रुपया टैक्स लगा दोगे, इसके पास फिर भी 320 रुपए बचेंगे। इसमें से अगर ये 100 रुपए अपने खर्चे निकाल भी देगा, फिर भी इसके पास 120 रुपए एक्स्ट्रा बच गए। और इस 20 रुपए कमाने वाले को 100 रुपया टैक्स लगाना तो छोड़ो, इसे अगर आप 5 रुपए टैक्स भी लगा दोगे, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 15 बचेंगे। और इसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये कहेगा मैं पहले तो कमा ही नहीं पा रहा, और अगर कमाया भी है थोड़ा बहुत 20 रुपया, मेरे खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे, और अगर खर्चे पूरे हो भी नहीं पा रहे, इसके बाद भी सरकार आ जाती है मुझसे और लेने 5 रुपए, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा? इसकी जब फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा, ये सारे के सारे आपको लगता है ये चुप बैठेंगे? इनमें से आधे सुसाइड कर लेंगे और आधे आपके खिलाफ सिविल वार कर देंगे। सिविल वार का मतलब पता क्या होता है? ये कहेंगे हम नहीं मानते तुम्हारा कोई भी कानून, इस कानून के तहत तो तुमने हमें गरीबी रखा हुआ है, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारा सिस्टम उखाड़ देंगे। सिविल वार देश में ये इन दो लोगों को मार डालेंगे ये, और ऐसा इतिहास में हुआ है बेटे। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे उसमें ऐसा ही हुआ था, लोगों को गरीब रखा जाता था, तो जो गरीब थे वो जब अपनी आई पे आ गए उन्होंने उखाड़ दिया, बाकियों को, राजा को उखाड़ दिया। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए सरकार फिर पॉलिसी ऐसी बनाती है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करो, और जिसके पास कम पैसा है उससे कम टैक्स कलेक्ट करो, या फिर करो ही ना। अगर वो देने के कैपेबल ही नहीं है तो उससे ना करो, जब वो कैपेबल हो जाएगा तब उसे भी लगाएंगे टैक्स, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जो अमीर है उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी है, दुश्मनियां नहीं है हमारी किसी के साथ भी। जो सिस्टम सही से चलना चाहिए हम वैसे चलाएंगे। और ये सारा डाटा हर देश के प्रधानमंत्री के आगे जा रहा है। तो जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहते हो या चाय वाला कहते हो, तो एक निगाह जरा अपने ऊपर मार लिया करो। ये लेक्चर आप शायद ध्यान से सुनोगे भी नहीं, लेकिन वो ये स्टैटिस्टिक्स हर रोज पढ़ रहे हैं बेटे, वो हर रोज पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें अनपढ़ नहीं बोल सकते आप। तो ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे यूज होती है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जो फॉर्मूलेज हैं हम उन पे आएंगे, हम क्वेश्चंस को छेड़ेंगे, हम मीन मीडियन मॉड हमने समझ लिया क्या होता है, अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो सीखेंगे। और मैथ आपकी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है आपको पता चल गया। ये एग्जांपल जो दी है, मैं तो तुच्छ सा एक छोटा सा टीचर हूँ बेटे, ये मैंने एक एग्जांपल दी है आपको। जो बड़े टीचर हैं जो ज्यादा कैपेबल है वो और भी ज्यादा एग्जांपल आपको दे सकते हैं, ठीक है जी। वो आपकी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज होता है और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई पर्सन रील बनाता हुआ दिख जाए कि मैथमेटिक्स तो हमारे काम ही नहीं आया, वो फॉर्मूलेज कहाँ पे गए सारे जो हमें सिखाए गए थे स्कूल में, हमारे तो वो काम आए ही नहीं, तो उसे सिखाना बेटे फॉर्मूले तेरे काम नहीं आए क्योंकि तुम बदतमीज है, क्योंकि तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम यूजलेस हो। तुम मैथ को यूजलेस कैसे बोल सकते हो? मैथ तो हर रोज अप्लाई हो रहा है। तो चलिए, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ नहीं भी आई तो मुझे टेक्स्ट कर देना, दोबारा से समझाएंगे, पेड़ डालेंगे एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस को। और अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब जटरी चढ़ाई है पूरी।